पाए केमिस्ट्री में, कौन से चैप्टर्स थोड़े से इजी के अंदर आते हैं। पीरियोडिक टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पर सीखेंगे कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, नामकरण कैसे करते हैं। अब वो क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, रीजन इज द की बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस 60 मिनट में आपको सिर्फ पढ़ाई ही करनी है। Hi everyone, welcome back to this amazing platform of physics वाला। मेरा नाम है भारती मखीजा और आज मैं आप सभी बच्चों के लिए लेकर आई हूँ आईसीएसई केमिस्ट्री के लिए बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी। किस तरीके से आपको डे 1 से केमिस्ट्री को टैकल करना है कि आपको लास्ट में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो। यहाँ पर आज के इस सेशन के अंदर हम बातें करने वाले हैं किस तरीके से आखिर आपको केमिस्ट्री को पढ़ना चाहिए, कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। और यहाँ पर आज के इस सेशन में कंप्लीट सिलेबस को भी हम डिस्कस करेंगे ताकि आप टॉप कर पाए केमिस्ट्री में मेरी हेल्प के साथ। राइट, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहां पर स्ट्रेटेजी को डिस्कस करने से पहले, तरीके जानने से पहले आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स है जो आपको पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर्स थोड़े से इजी के अंदर आते हैं, थोड़े मॉडरेट है और टफ है। तो उन सभी चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आपका सिलेबस। राइट, तो चैप्टर नंबर 1 जो है, राइट, जो आपके सिलेबस के अंदर है वो क्या है, देखिए, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज का हम वेरिएशन देखेंगे, यानी कि पीरियोडिक टेबल के बारे में हम देखेंगे। क्लास 9th के अंदर आपने थोड़ा सा जर्नल आइडिया लिया था कि क्लासिफिकेशन क्या है, राइट, एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया जाता है, अर्ली अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में आपने सीखा था। बट यहां पर क्लास 10th में बेटा हम बहुत सारे ट्रेंड्स को सीखने वाले हैं, राइट, कि एटॉमिक साइज जो है वो किस तरीके से एक पीरियड या फिर ग्रुप में चेंज होता है। पीरियोडिक टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। दिस इज फाउंडेशन फॉर योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। राइट, ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या है बेटा, फाउंडेशन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सबसे पहले इस चैप्टर को हम कवर करेंगे, उसके बाद जो चैप्टर बेटा हमें पढ़ना है वो है केमिकल बॉन्डिंग। नाउ दिस चैप्टर इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे। नाउ ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर ना सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपके फाउंडेशन को बिल्ड करेगा, बट साथ ही साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हम मेंशन करेंगे इंपॉर्टेंट फॉर योर इनऑर्गेनिक एज वेल एज योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। राइट, दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर होने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को हम यहां पर सीखेंगे। थर्ड चैप्टर जो आपके सिलेबस के अंदर है वो है स्टडी ऑफ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स क्या है, बेसिस क्या है, डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर्स के बारे में और बहुत सारी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में हम सीखेंगे। यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम बहुत सारी रिएक्शंस को सीखेंगे, एक्सपेरिमेंटल तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ाया जाने वाला है। फोर्थ जो चैप्टर है बेटा वो क्या है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। नाम से हमें समझ में आ रहा है एनालिटिकल मतलब कुछ एनालिसिस हम यहाँ पर करने वाले हैं। राइट, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंटेशन यहाँ पर हम सीखेंगे, कुछ इस तरीके के टेस्ट हम देखेंगे कि जिसकी हेल्प से हम कुछ एनालाइज कर पाए कंपाउंड्स को। राइट, तो वो सारी की सारी एनालिसिस वाली जो चीजें हैं बेटा वो इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम सीखने वाले हैं। राइट, आप सभी ने सुना होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर मेनली हम केमिस्ट्री को बाइफर्केट करते हैं। बट यहाँ पर आपको एक और टाइप की केमिस्ट्री भी पढ़नी है जिसका नाम है एनालिटिकल केमिस्ट्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिफ्थ चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, आपका क्लास 10th के सिलेबस के अंदर जो भी चैप्टर्स गिवन है वो सभी के सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। राइट, वो आपका बेसिक जो है कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करेंगे फॉर योर हायर क्लासेस। एक भी चैप्टर को आपको हल्के में नहीं लेना है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यहां पर आप सीखने वाले हो क्लास 10th के अंदर। तो यहां पर 5th चैप्टर के अंदर बेटा हम मोल कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, मोल कॉन्सेप्ट को प्रॉपर्ली हम समझेंगे यहां पर। राइट, साथ ही साथ स्टोइकियोमेट्री को भी हम यहां पर देखने वाले हैं।
आई होप आपको यहाँ पर इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद जो हमारा 6th चैप्टर है वो क्या है, देख सकते हो आप यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में यहाँ पर बात करेंगे इन योर 6th चैप्टर। 7th चैप्टर है बेटा मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या है, एक्सट्रैक्शन, मेटल्स को किस तरीके से ओर्स में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो सारी की सारी चीजें, इससे रिलेटेड सारी की सारी रिएक्शंस को बेटा हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो क्या है, स्टडी ऑफ कंपाउंड। स्टडी ऑफ कंपाउंड्स की बात करें तो टोटल यहाँ पर 4 कंपाउंड्स के बारे में हमें डिस्कस करना है। पहला है देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में, उनकी रिएक्शन, प्रिपरेशन, लैब के अंदर किस तरीके से सिंथेसाइज होता है, सब कुछ यहाँ पर हम देखेंगे, यूजेस को देखेंगे। फिर है आपके पास अमोनिया के बारे में देखने वाले हैं, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, इन सभी की प्रिपरेशन देखेंगे, यूजेस देखेंगे, सब कुछ हम देखने वाले हैं इन योर चैप्टर नंबर 8। 9th चैप्टर, और ये जो आपका लास्ट चैप्टर है, लास्ट यूनिट है, विच इज योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दिस चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट। बेसिक, यहाँ से आपका बेसिक से शुरू करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, एंड काफी ज्यादा लेवल तक हम इसको देखने वाले हैं। नॉमेनक्लेचर हम यहाँ पर देखेंगे आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, नामकरण कैसे करते हैं। इसके साथ साथ लुईस डॉट स्ट्रक्चर, बहुत सारी ऑर्गेनिक डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और उनकी रिएक्शंस को भी हम इसी यूनिट के अंदर, इसी चैप्टर के अंदर देखने वाले। तो बेटा यहाँ पर मैंने आपके साथ पूरा सिलेबस डिस्कस कर लिया है, और सिलेबस को देख के आपको समझ में आ रहा है कि सिलेबस अच्छा खासा रहने वाला है। तो आपको डे 1 से मेहनत करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैकलॉग्स हो गए बेटा, बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए। ध्यान रखना है आपको हमेशा, डेली का काम डेली करोगे तो बैकलॉग्स नहीं होंगे। कभी भी पेंडिंग काम नहीं छोड़ना। आपका सिलेबस काफी ज्यादा है, आपको डे 1 से मेहनत करनी होगी, बिल्कुल सीरियस होकर और जोश के साथ मेहनत करनी होगी। ये नहीं करना कि भाई फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर हो गया, हमने क्लास में पढ़ लिया बट हमने अभी टेक्स्ट बुक रीड नहीं की है, या हमने क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं और हम 3rd चैप्टर के ऊपर चले गए। इस तरीके से तो फिर आपका बैकलॉग आ जाएगा और लास्ट में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। फिर आप कहोगे कि मैम यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें बता दीजिए, बट यहाँ पर ये सारे के सारे चैप्टर्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटर रिलेटेड भी है। कुछ कुछ चैप्टर्स, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स, तो आपको सभी चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो डे 1 से आपको, ये मेरा सजेशन है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बैकलॉग नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो पहली बात थी कि हमें हमारा जो है सिलेबस पता होना चाहिए, तो वो हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ अब हम आते हैं हमारी स्ट्रेटजीज के ऊपर, राइट। तो यहां पर हम आईसीएसई केमिस्ट्री को किस तरीके से टैकल करने वाले हैं, किस तरीके से आखिर हमें पढ़ाई करनी है, वो कुछ पॉइंट्स मैंने यहां पर आप बच्चों के लिए सम अप किए हैं। तो पहला पॉइंट है कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हमें फोकस करना है बेटा, रट्टे नहीं मारने। बच्चे क्या करते हैं, रिएक्शंस रट ली, ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट सिखाया मैम ने, ठीक है, क्लास में तुम्हारे टीचर ने कोई कॉन्सेप्ट सिखाया, उसको याद कर लिया। बेटा याद कर लोगे, क्वेश्चन को पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आएगा वो हल्का सा मोल्ड करके देंगे तो आप नहीं कर पाओगे, है ना। तो आपको डे 1 से कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करना है, कॉन्सेप्ट्स को सीखना है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉन्सेप्ट्स को तो सीख लेते हैं, कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया, सीख लिया, याद कर लिया ना, अब वो क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, जो लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका आंसर आप नहीं दे पा रहे हो, राइट। तो वहां पर प्रॉब्लम आती है एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स की, राइट। कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना भी आना चाहिए, क्लियर है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप कहीं से मर्जी पढ़िए, आप पढ़ सकते हो, यूट्यूब से पढ़ सकते हो, आपने स्कूल टीचर से पढ़ सकते हो, आप अपनी टेक्स्ट बुक को रेफर कर सकते हो। तो बुक के थ्रू सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, लर्न करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। फिर बात आती है कि उस टेक्स्ट बुक्स में से या फिर जो भी हमने कोई लेक्चर अटेंड करा वहां से अगर हमने पढ़ा है, राइट, तो वहां से हम एक क्रिस्प नोट्स बना लें, राइट। कॉन्सेप्ट को सीखा, नोट्स बनाएंगे, क्रिस्प नोट्स। टर्म समझ रहे हो, मैं यहां पर कह रही हूं क्रिस्प नोट्स। टेक्स्ट बुक नहीं छाप देनी है पूरी की पूरी नोट्स में, फिर कोई फायदा नहीं होगा, राइट। तो क्रिस्प नोट्स बनाएंगे एंड आफ्टर दैट हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बेटा। एप्लीकेशन पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने चैप्टर नंबर 1 सीख लिया, आपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला जो चैप्टर है हमारा, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, वो सब सीख ली, बट आपने उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे और केमिकल बॉन्डिंग पे आप पहुंच गए, तो आप समझ लीजिए
कि आपने चैप्टर नंबर 1 अभी पूरा नहीं किया है। किसी को ये मत जाके बोलना अपने फ्रेंड को कि भाई मेरा तो चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया, नहीं हुआ। जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट नहीं हुआ है। तब तक तुम्हें पता कैसे चलेगा कि जो कॉन्सेप्ट्स हमने बेटा सीखे हैं उनको हम यूज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो इसका पता करने के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज क्वेश्चंस को सॉल्व करके, क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और उसके थ्रू हमें पता चलेगा कि हम अप्लाई कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। फोर्थ इज क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद हमें टाइम टू टाइम बेटा रिवीजन भी करनी पड़ेगी। वो जो थ्योरी, वो जो कॉन्सेप्ट्स हमने सीखे हैं उन कॉन्सेप्ट्स को फिर से, ये ह्यूमन माइंड है बेटा, अगर आप रिवाइज नहीं करोगे टाइम टू टाइम तो आप भूल जाओगे। जो रिएक्शन आपने समझी, राइट, पढ़ी, याद करी, जिसके क्वेश्चंस को सॉल्व करा, उसको अगर आप टाइमली क्या नहीं करेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे तो आपके माइंड से वो स्किप हो जाएगी। उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालने के लिए रिवीजन इज मस्ट, राइट। तो रिवीजन हम करेंगे, अभी थोड़ी देर में आपको रिवीजन किस तरीके से करनी है उसके बारे में भी मैं बताने वाली हूं, ठीक है। अब रिवीजन कर लिया, टेस्ट, ये जो चीज है ना, टेस्ट वाली चीज, ये बहुत सारे बच्चे स्किप कर देते हैं, राइट। 80% स्टूडेंट्स जो है टेस्ट नहीं देते, 80% स्टूडेंट टेस्ट नहीं देते हैं। उनको लगता है टेस्ट देने से डर, राइट। तो ये काम नहीं करना बेटा, डे 1 से टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है, टेस्ट देने हैं, क्योंकि टेस्ट नहीं दोगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो। क्लियर है? तो टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नाउ अब ये टेस्ट देने के बाद टेस्ट का जो एनालिसिस है जो आप खुद से करने वाले हैं वो टेस्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो ये जो 6th पॉइंट मैंने यहां पर लिखा है, टेस्ट का एनालिसिस। लेट्स से आपने टेस्ट दिया, खुद का खुद टेस्ट ले सकते हो आप, राइट। टेस्ट लेने के बाद आपको चेक जरूर करना है कि अगर मेरे 10 में से 8 नंबर आए हैं तो 2 नंबर कहां कटे, कहां पर मैंने वो कौन सी मिस्टेक की है, क्या वो मिस्टेक कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है या वो सिली मिस्टेक है या किस टाइप की मिस्टेक है, या मैं टाइम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पाया या कर पाई, है ना। तो बहुत सारे रीजन होते हैं नंबर कटने के कि नंबर कटे क्यों। टेस्ट में क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व नहीं कर पाए तो उसका क्या रीजन था, क्या क्वेश्चन को प्रॉपर्ली रीड नहीं किया, क्या सिली मिस्टेक थी, है ना, क्या गलत ऑप्शन को मार्क कर दिया या फिर कॉन्सेप्ट ही नहीं आता था, ठीक है। तो एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आफ्टर एनालाइजिंग आपको ये देखना है वो जो भी आपने मिस्टेक करी उसको अपने नोटबुक के अंदर लिखना कि भाई मैं ये मिस्टेक करता हूं या करती हूं। अपनी नोटबुक के लास्ट पेज के ऊपर एक हेडिंग डाल देना, टेस्ट एनालिसिस, एंड वहां पर हर एक टेस्ट के बाद डे वाइज, डेट वाइज आप लिख सकते हो कि इस वाले टेस्ट में मैंने ये सिली मिस्टेक की थी, मैंने गलत ऑप्शन मार्क कर दिया, मेरा ये वाला कॉन्सेप्ट वीक था। नाउ जब आपको पता चल गया कि भाई मेरा ये वाला कॉन्सेप्ट वीक है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि जो आपका एटॉमिक साइज है वो अलोंग द पीरियड डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, मुझे न्यूक्लियर चार्ज के बारे में नहीं पता, मैं समझ नहीं पाया उसको। नाउ गो टू योर लेक्चर जाइए, लेक्चर को देखिए फिर से, राइट, टेक्स्ट बुक को रीड कीजिए, अपने डाउट को अपने टीचर से सॉल्व करवाइए और उसको समझने के बाद फिर से उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। आई होप आपको ये सारे के सारे 6 पॉइंट्स, ये जो मैंने स्ट्रेटजीज आपको बताई हैं, ये समझ में आ गई हैं, राइट। अब इसके साथ एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी बेटा, आपके क्लास 10th के सिलेबस के अंदर काफी सारी रिएक्शंस भी हैं, तो आपको रिएक्शंस को काफी बार लिखकर प्रैक्टिस करनी है, हवा में रिएक्शन नहीं करनी, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, टेक्स्ट बुक खोली, देख लिया, ठीक है, समझ में आ रहा है, बट जब आप उसको लिखोगे तो आपके माइंड में वो ज्यादा देर तक रहेगा और आप उसको भूलोगे नहीं। लिखकर आपको रिएक्शंस की प्रैक्टिस करनी है, ये बात मेरी गांठ बांधी। क्लियर है? समझ में आ गया आपको? ये 6 पॉइंट समझ में आ गए हैं ना। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बेटा रिवीजन किस तरीके से करनी है। तो रिवीजन के लिए मेनली आपके पास 3 चीजें मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिखी हुई हैं आपके लिए, डेली रिवीजन, राइट, वीकली रिवीजन एंड फिर आपकी फोर्टनाइटली रिवीजन। ये 3 तरीके से आपको रिवीजन करनी है। रिवीजन इज द की बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ऐसा नहीं होना चाहिए। टोटल 9 यूनिट्स है हमारे पास, 9 चैप्टर्स है बेटा आपकी क्लास 10th ICSE केमिस्ट्री के अंदर। तो ऐसा नहीं हो कि हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया, सेकंड पढ़ लिया, थर्ड पढ़ लिया, अभी हम 7th चैप्टर पे हैं, बट अगर मैं आपसे थर्ड चैप्टर के कॉन्सेप्ट पूछूं तो आपको कुछ नहीं आता, है ना, आप भूल गए। वो काम नहीं होना चाहिए बेटा, ठीक है। तो अगर ये काम नहीं होना चाहिए तो इसको कैसे रिजॉल्व करना है, कैसे आपको सब कुछ याद रहे, टाइमली रिवाइज जब आप करते रहेंगे तब आप नहीं भूलेंगे। अब रिवाइज के लिए
इंपॉर्टेंट पहली चीज है जो आज आपको क्लास में कराया जा रहा है, आज ही आपको सोने से पहले वो रिवाइज कर लेना है। 4-5 पेज मैम ने आज तुम्हें, लेट्स से मैंने आपको आज चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया, नोट्स बनवाए, जिसमें टोटल मान लेते हैं 1 आवर या 1.5 आवर में मैंने आपको 5 से 6 पेज का काम करा दिया। तो 4-5 पेज रिवाइज करना इज नॉट अ बिग डील। सोने से पहले डेली आज ही आपको ये रिवाइज कर लेना है। नाउ अब आपको एक डे ब्लॉक करना है वीकली रिवीजन के लिए। यू हैव टू ब्लॉक अ डे, ठीक है, ब्लॉक अ डे, एक डे ब्लॉक कर लेना है। मैं अपने कॉलेज टाइम्स में ये काम करती थी, राइट। जब मैं अपने कॉलेज में थी, पढ़ाई कर रही थी, तो मैंने अपना संडे ब्लॉक किया हुआ था, ठीक है, मैंने अपना संडे ब्लॉक किया हुआ था, जिसमें मैं नए कॉन्सेप्ट्स को नहीं सीखती थी। अगर टाइम मिलता था तो यस मैं आगे का भी पढ़ाई कर लेती थी, बट यहां पर मैंने एक डे फिक्स कर लिया था जिस दिन मैंने उस पूरे वीक में जो भी पढ़ा, मैंने केमिस्ट्री के अंदर जो भी पढ़ा, राइट, जो भी आपके लेट्स से आपके सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स के अंदर, आपने इंग्लिश में जो भी पढ़ा बेटा, इस संडे के दिन आपको उन सभी चीजों को फिर से रिवाइज कर लेना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वीकली डेली रिवीजन हो गई हमारी, सोने से पहले कर लेना ये वाला काम। फिर वीकली रिवीजन हमने एक दिन ब्लॉक कर दिया। आप कोई भी अपना फेवरेट डे ब्लॉक कर सकते हो। संडे के दिन छुट्टी रहती है तो बिल्कुल आप ये वाला दिन भी ले सकते हैं, राइट। फिर आपके पास थर्ड पॉइंट इज फोर्थ नाइटली, यानी कि आफ्टर एवरी 15 डेज, ठीक है, 15 डेज के बाद आपको ये वाला टॉपिक, सेम टॉपिक फिर से रिवाइज कर लेना है। अगर आपने ये रिवीजन का टेक्निक अपना लिया तो आप बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। जो भी कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे हैं वो आपके पक्के होते चले जाएंगे और वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर जाकर सेव हो जाएंगे। आई होप आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। नाउ नेक्स्ट है आपके पास नोट्स। नोट्स में बहुत कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। आजकल नोट्स बहुत इजीली अवेलेबल हैं, आपको इंटरनेट के ऊपर, गूगल के ऊपर बहुत इजीली हर एक चैप्टर के नोट्स मिल जाते हैं। बट मेरा सजेशन ये है कि जब आप हैंड रिटन नोट्स बनाओगे, वहां से वो जो भी आपने नोट्स डाउनलोड किए हैं, आपके टीचर के नोट्स हैं, लेक्चर के नोट्स हैं, तो वहां से आपको वो पॉइंट्स मेंशन खुद जब आप करोगे, क्योंकि आप ही को पता है कि कौन सा पॉइंट आपका वीक है। जब आप लेक्चर अटेंड कर रहे थे तो कौन सा वाला पॉइंट आपको कम समझ में आया था, राइट, किसको लिखने की जरूरत है वो आपको ही पता है, राइट। तो अपने खुद के नोट्स बनाइए, ये मेरा सजेशन है। नाउ नोट्स की अगर मैं बात करती हूँ तो सबसे पहले आपको जब स्टार्ट हो रहा है हमारा सेशन, तब आपको डिटेल्ड नोट्स बनाने हैं। डिटेल्ड का मतलब ये नहीं कि टेक्स्ट बुक छाप देंगे, ये काम नहीं करना है, ठीक है। जो आपको टीचर बता रहे हैं कि ये पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं, तो वो आपके डिटेल्ड नोट्स हो जाएंगे, राइट। बट अभी उन्हीं डिटेल्ड नोट्स को एग्जाम में, जब आपके बोर्ड एग्जाम आएंगे, तो आपको 1 या 2 दिन का बीच में ब्रेक मिलेगा, ऑफ मिलने वाला है। तो उसमें हर एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ना थोड़ा सा शायद टफ हो सकता है, तो उसी का ही हम एक शॉर्ट वर्जन भी बना सकते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट है। या फिर इसकी जगह पर हम टेक्स्ट बुक के अंदर हाइलाइटर का यूज कर सकते हैं, स्टिकी नोट्स का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स हम बना सकते हैं। फॉर्मूला शीट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मोल कॉन्सेप्ट के अंदर। किसके अंदर बेटा? मोल कॉन्सेप्ट। अगर मैं बात करती हूं आपकी मोल कॉन्सेप्ट की, तो यहां पर हम काफी सारे फॉर्मूलाज भी देखेंगे बेटा। तो यहां पर आपको क्या बना लेनी है, एक अपनी फॉर्मूला शीट बना लेनी है। हर एक चैप्टर के बाद आपको अपना, जैसे आपने नोट्स बना रहे हो तो नोट्स के जैसे ही चैप्टर के नोट्स खत्म हुए तो एक शीट आपको खाली छोड़ देनी है, जिसके ऊपर आप अपने सभी के सभी मेन पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हो, राइट। फॉर्मूला शीट वहां पर आप बना सकते हो अपनी। साथ ही साथ उस शीट के ऊपर आप वो सभी पॉइंट जो भूल जाते हो, जो थोड़े से याद करने वाली चीजें होती है, उनको मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूला शीट। नाउ दिस इज फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड्स बेटा वही स्टिकी नोट्स टाइप, जो भी चीजें जो याद करने की मेनली होती है, उनको आप लिख कर किसी के ऊपर अपने रूम में पेस्ट कर सकते हो, या फिर अपने टेक्स्ट बुक या नोट्स के ऊपर लिख सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो। तो इस तरीके से थोड़ा सा हमने नोट्स के बारे में बातें कर ली। नाउ इसके बारे में जीनियस कैसे बनना है, आपको केमिस्ट्री के अंदर कैसे जीनियस बनना है, या ओवरऑल आपको अपनी पढ़ाई में कैसे जीनियस बनना है, उसके बारे में थोड़ा सा आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो 4 टैक्टिक्स मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ, जीनियस किस तरीके से आप बन सकते हो। तो पहला जो टैक्टिक है, जो पहला वे है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? मैम समझ नहीं आ रहा, ये क्या लिख दिया आपने? TBTF, ये क्या होता है? 90 91, ये क्या है? 60 10, बता रही हूँ। देखो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर बेटा मेंशन करा है TBTF। इसकी फुल फॉर्म है टाइट बबल ऑफ टोटल फोकस, राइट। क्या मतलब हुआ? देखो लिख लेते हैं यहाँ पे, टाइट बबल ऑफ टोटल फोकस।
यानी कि जब भी तुम पढ़ाई करने बैठ रहे हो ना, चाहे तुम 30 मिनट्स पढ़ रहे हो, चाहे तुम 1 आवर लेकर अपने बुक को बैठे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि फैमिली के साथ बैठे हैं, पढ़ाई भी कर ले, क्वेश्चन भी सॉल्व करे, मॉल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन लगा रहे हैं, साथ में मम्मी जो बैठी हैं और सब्जी काट रही है और बातें बातें चल रही है आपस में, ऐसा नहीं करना है। उसी चीज को अगर आप बिल्कुल टाइट बबल ऑफ टोटल फोकस में जाकर सॉल्व करेंगे तो वही 30 मिनट में जो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं उसको आप 15 मिनट्स में सॉल्व कर लेंगे और आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। तो यहां पर बेटा दिस कॉन्सेप्ट सेज कि आपको यहां पर क्या करना है, इमेजिन करना है कि आप जब आप पढ़ने बैठ रहे हो, जब आप अपने डेस्क के ऊपर बैठ रहे हो, स्टडी टेबल के ऊपर बैठ रहे हो पढ़ने के लिए या फिर लेक्चर को अटेंड करने के लिए, तो आपके चारों तरफ एक टाइट बबल है, राइट, जिसके अंदर आप कंप्लीटली फोकस कर पा रहे हो और आसपास की जितनी भी डिस्टर्बेंस है वो आपने हटा दी है, राइट। आपको इमेजिन करना है कि आप एक टाइट बबल ऑफ टोटल फोकस के अंदर एंटर कर चुके हो। अब यहां से इस बबल के अंदर आपको किसी भी डिस्टर्बेंस को एंटर नहीं करने देना है, राइट। आपको कंप्लीट फोकस के साथ पढ़ाई करनी है। जब फोकस के साथ हम पढ़ाई करते हैं तो कम टाइम में हम ज्यादा जो है काम कर लेते हैं, ज्यादा कॉन्सेप्ट्स को इफेक्टिवली सीख पाते हैं, पढ़ पाते हैं। और जब हम इफेक्टिवली उन कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं तो वो सभी के सभी कॉन्सेप्ट्स ज्यादा टाइम तक हमारे माइंड में रहते हैं। क्लियर है? नाउ पहला रूल हमने सीख लिया। नेक्स्ट रूल इज 90-91 रूल। ये रूल क्या कहता है? ये कहता है कि जब आप सुबह उठ रहे हैं, ये वैसे तो आप कभी भी फॉलो कर सकते हैं, स्कूल से आने के बाद आप फॉलो कर सकते हैं, राइट। आपको स्कूल डेली जाना रहता है, राइट, तो स्कूल से आते ही आप क्या करेंगे, 90-91 रूल को आप फॉलो कर सकते हो। इसमें क्या करना है बेटा, आपको 90 मिनट्स के लिए, लेट्स से आपने 90 मिनट पढ़ाई करी, ठीक है, उसके बाद 90 मिनट पढ़ाई करी, उसके बाद फिर से आपने 90 मिनट पढ़ाई करनी है, ओके। ऐसे 90 मिनट के 2 सेशंस विद कंप्लीट फोकस आपको पढ़ना है, राइट। तो यहां पर जो है ये 2 बार आप पढ़ाई कर सकते हैं, 90 मिनट्स के 2 सेशंस। अब आप देखेंगे कि इन 90 मिनट्स के अंदर आप मैक्सिमम काम अपना निपटा लेंगे, राइट, क्योंकि आप कंप्लीट फोकस के साथ वहां पर पढ़ रहे हैं। अब इसके अलावा अच्छा ये चीज जो है ये आप सुबह उठने, अगर आप जल्दी उठते हैं, अगर आप मॉर्निंग पर्सन है, तो स्कूल जाने से पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप पहला 90 मिनट तो स्कूल जाने से पहले ही करके जाएं, ठीक है। एंड दूसरा वाला जो 90 मिनट वाला हमारा सेशन है वो कब करेंगे, स्कूल से आने के बाद। तो इतने टाइम में आप देखेंगे कि आप बहुत इफेक्टिवली पढ़ पा रहे हैं और आपका जो टाइम है बिल्कुल फोकस के साथ जब आप पढ़ रहे हैं तो आपका टाइम सेव हो रहा है, राइट, और मैक्सिमम काम आप इतने ही टाइम में कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास रूल है जिसके बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ, थर्ड रूल, विच इज योर 60-10। ये जर्नली आप इसको अप्लाई कर सकते हो अपने स्टडी के अंदर, इस टेक्निक को, राइट। ये क्या है, देखो 60 मिनट्स तक हमें पढ़ाई करनी है, 60 मिनट तक हम कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। लेट्स से हमने 60 मिनट क्या पढ़ी बेटा, केमिस्ट्री को पढ़ा, राइट। उसके बाद हमने 10 मिनट का क्या ले लिया बेटा, ब्रेक ले लिया। 10 मिनट के ब्रेक में आप थोड़ा सा टहल आए, फोन यूज नहीं करना, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन को एंटर नहीं करने देना है। 10 मिनट का आपने ब्रेक ले लिया, 60 मिनट्स आपने पढ़ाई कर ली, एनी सब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस, राइट। तो ये वाला रूल आप अप्लाई कर सकते हो अपने पढ़ाई के अंदर, राइट। जब आप 60 मिनट पढ़ने बैठे हो, जब आप इस रूल को फॉलो करने के लिए बैठे हो, तब उस 60 मिनट में आपको सिर्फ पढ़ाई ही करनी है। मम्मी बुला रही है, नहीं जाना, पापा बुला रहे, नहीं जाना, राइट। बिल्कुल एक शांत सा स्पेस चूज कर लेना है, अपने स्टडी टेबल के ऊपर जाकर आपको पढ़ाई करनी है, राइट। उसके बाद है फोर्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डीप ब्रीदिंग, राइट। इसको अगर आप अपने लाइफस्टाइल के अंदर एंटर कर लेते हो, राइट, इसको अगर आप यूज करते हो, डीप ब्रीदिंग डेली आप अगर करते हो, तो उससे क्या होता है, आपका फोकस इंक्रीज होता है, आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, आपका ब्रेन का पावर इंक्रीज होता है, राइट। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस डीप ब्रीदिंग की टेक्निक को अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने से जस्ट पहले अगर 2 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग करते हैं, एंड आफ्टर दैट आप अगर सेल्फ स्टडी अपना शुरू करते हैं, तो आप खुद देखेंगे कि हमारी कंसंट्रेशन के अंदर, आपको अपनी कंसंट्रेशन के अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, इंक्रीज कंसंट्रेशन आपको फील होगा। दिस इज माय प्रॉमिस। ट्राई करके देखना और मुझे बताना कि ये चारों की चारों टेक्निक आपको हेल्प कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से आप क्या बन सकते हो, जीनियस। नाउ लास्ट में मैंने आपके लिए कोट भी लिखा है जो कहता है कि डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन बीट्स द ब्रिलियंस, राइट। तुमने सुना होगा बहुत सारे हमारे आसपास जो है कंपैरिजन चलता है कि ये बच्चा बड़ा ब्रिलियंट है, ये तो गॉड गिफ्टेड है, राइट। तो बेटा उस गॉड गिफ्टेड चीज को भी हम पीछे कर सकते हैं अगर आप डेडिकेटेड है, डिसिप्लिन्ड है, राइट। तब आप ब्रिलियंस को भी बीट कर सकते हो बहुत अच्छे से, अगर आप मेहनत करोगे, फोकस होकर पढ़ाई करोगे तो, ठीक है। चलिए लास्ट चीज जो मुझे आपको बतानी है वो है
टाइम जो है, कम टाइम में ज्यादा आप किस तरीके से बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं, राइट। तो एक इक्वेशन मैं यहां पर आपको बताने वाली हूं, वर्क इज इक्वल्स टू इंटेंसिटी इनटू टाइम। अब इसको ना कोई फिजिक्स की इक्वेशन मत समझ लेना, ठीक है, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ये कोई फिजिक्स की इक्वेशन नहीं है, राइट। ये एक नॉर्मल सी इक्वेशन है जो मैंने आपके लिए बनाई है। ये क्या कहती है कि अगर आप पढ़ने बैठे हो, ये वर्क कौन सा वाला है बेटा, पढ़ाई, राइट। अगर आप ज्यादा इंटेंसिटी के साथ पढ़ाई करते हो, ज्यादा इंटेंसिटी के साथ पढ़ाई करते हो, आपको काम करना है, आपको कोई भी चैप्टर निपटाना है, अगर इंटेंसिटी ज्यादा रखोगे तो टाइम आपको कम लगेगा, है ना, कम टाइम में आप जो है उस काम को कर पाएंगे। तो ज्यादा इंटेंसिटी का मतलब क्या है, ज्यादा फोकस के साथ अगर आप पढ़ाई करोगे तो, राइट। तो आई होप आपको ये सभी के सभी पॉइंट्स जो भी मैंने आज आपको बताए, जो भी आपको मैंने तरीके, टैक्टिक्स बताए हैं, वो सभी आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो और पढ़ते रहो।